नमस्कार। कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक कोपल हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल हिंदी व्याकरण, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया और भाषा के कितने रूप होते हैं ये मैंने आपको बताया। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मैंने बताया मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, और राष्ट्रभाषा क्या होती है ना, राजभाषा क्या होती है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और बोली क्या होती हैं, बोलियों की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। लिपि क्या होती है, वर्ण चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ। भाषा जैसे संस्कृत, उसकी लिपि है देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी है, पंजाबी की है लिपि गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, और अंग्रेजी की रोमन, गुजराती भाषा की देवनागरी लिपि है, अरबी भाषा की फ़ारसी लिपि है, और फ़ारसी भाषा की भी फ़ारसी लिपि है। उर्दू को फ़ारसी में लिखा जाता है, किंतु अब देवनागरी में भी लिखा जाने लगा है। ये एक विशेष बात है कि उर्दू को फ़ारसी में लिखा जाता है, किंतु अब देवनागरी में भी लिखा जाने लगा है। अरबी व फ़ारसी लिपियाँ दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। ये तो थी लिपि की बात। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। तो जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। प्रत्येक भाषा के अपने विशेष नियम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। इन नियमों के अभाव में भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना असंभव है। तो चलिए पढ़ते हैं व्याकरण की परिभाषा। वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है, इसको हम और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण का ज्ञान भाषा की शुद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। व्याकरण के 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है, और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये था पहला पाठ, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा कि भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मैं जो भी ये स्मरणीय बिंदु पढ़ रही हूँ आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पीछे जो अभ्यास कार्य हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको मोस्टली इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं से मिल सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सांकेतिक भाषा को भाषा के रूपों में स्थान नहीं मिला है क्योंकि उसमें सुस्पष्टता व प्रामाणिकता की कमी है। अगला बिंदु है, जो भाषा कोई शिशु अपनी माँ अथवा परिवार से सीखता है वह उसकी कौन सी भाषा होती है। मैंने अभी पीछे पाठ में आपको समझाया कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। अगला है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है, और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रलिपि देवनागरी है। सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं वह भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर सन 1949 को भारत संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग होता है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां हैं। कुछ भाषाओं की अपनी लिपियां नहीं होती हैं, उन्हें दूसरी भाषाओं की लिपियों में लिखा जाता है, जैसे उर्दू को फारसी व देवनागरी में लिखा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के नियमों की जानकारी देता है। तो ये थी शॉर्ट समरी, स्मरणीय बिंदु इस पाठ से संबंधित। और अब हम पढ़ेंगे अभ्यास करें कुछ प्रश्न उत्तर। मैं अभ्यास में से कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं उनको पढ़ूंगी, जो कि आपके पाठ के अंत में लिखे हुए हैं, और इनके उत्तर आपको स्वयं किताब से छांटकर स्वयं लिखने हैं।
क्योंकि मैं ये सारे प्रश्न उत्तर पाठ के माध्यम से आपको समझा चुकी हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि भाषा को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, उन दोनों की आपको परिभाषा लिख देनी है। अगला प्रश्न है सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप क्यों नहीं माना जाता है। मैंने कहा आपको समझाया कि सांकेतिक भाषा को क्यों नहीं भाषा का रूप क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि हम इसमें संकेतों को कभी कभी सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इसको भाषा का दर्जा नहीं देते। इसकी भी परिभाषा आपको पीछे मिल जाएगी चैप्टर के अंदर। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको भाषा और बोली दोनों की परिभाषा यहाँ लिख देनी है। अगला प्रश्न है कि लिपि किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है। अभी मैंने आपको स्मरणीय बिंदुओं के अंतर्गत ये सब बताया। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी अभी मैंने आगे स्मरणीय बिंदु जब पढ़े उसके अंतर्गत ये सभी थे। अगला प्रश्न है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि मातृभाषा क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, ये तीनों आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। आपको ये पूरे सेंटेंस पढ़ने हैं और उसके आगे सही और गलत का निशान लगाना है। तो 7th क्लास के बच्चे हैं, अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हिंदी, और समझ करके आपको सही और गलत का निशान लगाना है। उचित शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। 14 डैश को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को डैश घोषित किया गया। अब 14 के बाद क्या आएगा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसी प्रकार से और भी रिक्त स्थान है जो आपको भरने हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न भाषाओं की लिपियां लिखिए। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हुई हैं, आपको इनकी लिपियां लिखनी है। निम्न देशों की राष्ट्रभाषाएं लिखिए। आपको जैसे इटली की राष्ट्रभाषा कौन सी है, रूस की राष्ट्रभाषा कौन सी है, जर्मनी की कौन सी है, जापान की कौन सी है, ये आपको लिखनी है। ये भी आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखने हैं। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे है विचारों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है विचारों के आदान प्रदान के लिए? वर्ण आवश्यक है, शब्द आवश्यक है, वर्ण विचार आवश्यक है या भाषा आवश्यक है? भाषा। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक है। अगला है कि भाषा का कथित रूप है। कथित रूप है लिखित, मौखिक, सांकेतिक या कोई नहीं। तो इसका कथित रूप है मौखिक। भाषा का सबसे अधिक प्रमाणिक रूप है सांकेतिक, मौखिक, लिखित या उक्त सभी। भाषा का सबसे अधिक प्रमाणिक रूप है लिखित। विद्वान भाषा का रूप नहीं मानते। किसको नहीं मानते? मौखिक को नहीं मानते, लिखित को नहीं मानते, सांकेतिक को नहीं मानते या सभी को नहीं मानते। विद्वान भाषा का रूप सांकेतिक को नहीं मानते। अगला है केरल की भाषा है। केरल की भाषा क्या है? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु। इसका सही उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न है बच्चा अपने ही परिवार से सीखता है। विदेशी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या मातृभाषा? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा होती है पूरे राज्य की भाषा, सभी राष्ट्रों में बोले जाने वाली भाषा, संविधान द्वारा राष्ट्र के लिए स्वीकृत भाषा, जन सामान्य के राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली भाषा। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? जन सामान्य को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली भाषा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक राज्य की अलग हो सकती है क्या? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा व राजभाषा? इसका उत्तर है मातृभाषा। प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा अलग हो सकती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी इसकी राजभाषा है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। साहित्य रचना नहीं होती है राष्ट्रभाषा में, बोली में, उपभाषा में, राजभाषा में। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, तो सही उत्तर है बोली में। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या है? लिपि, व्याकरण, ध्वनि या शब्द? लिखित अभिव्यक्ति का साधन लिपि है। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है?
हिंदी। हिंदी भाषा है भारत की जिसकी राष्ट्रलिपि है देवनागरी। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 1 समाप्त हुआ अभ्यास के साथ, और आपको अभ्यास कार्य अपनी किताब में पूरा करना है और परिभाषाएं आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।